नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की जो किताब है उसका अध्याय 10, अंतिम अध्याय भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव का आज लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर के साथ ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन बच्चों की बड़ी इच्छा थी बड़े दिनों से कि सर सांख्यिकी शुरू करिए, सांख्यिकी शुरू करिए, सांख्यिकी शुरू करिए, तो अब सांख्यिकी की शुरुआत जल्दी होने वाली है। अब अगला लेक्चर जब भी आएगा, जब आएगी आपकी सांख्यिकी का चैप्टर 2 से हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि चैप्टर 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आज इस चैप्टर का, इस बुक का लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर का आज ये लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग क्या बात करेंगे, हमने विकास से शुरू करा था और विकास पर ही खत्म करेंगे। विकास नीतियां जानेंगे और एक मूल्यांकन जो है उनका मूल्यांकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। विकास नीतियां एक मूल्यांकन। देखिए पहले चीजों को समझिए। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब यह है कि हम ये मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो काम हुए हैं वो कितने सफल और कितने असफल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आज अगर आप स्कूल में टेस्ट देते हैं और आपके 10 में से 5, 10 में से 6, 7 नंबर आते हैं, तो आप एक इवैल्यूएशन करेंगे कि मेरे जो नंबर जो मिले तो क्यों मिले, कहाँ मिले, और मेरे जो कटे तो वो कटे क्यों। क्या मुझे अच्छी राइटिंग के कारण मार्क्स मिले या मेरी बुरी राइटिंग के कारण मेरे मार्क्स कटे, या मैंने ये वाली चीज पॉइंट्स में लिखी है इस कारण मुझे मार्क्स मिले हैं या कटे। आप एक मूल्यांकन करेंगे कि मेरी जो परिस्थिति है वो कहां पर है, बहुत अच्छों में है, बहुत बेकार में है, बहुत बुरों में है। तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए, हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए। इवैल्यूएशन हम अपने एग्जाम्स का भी करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे जीवन में होते हैं जो इस बात का भी मूल्यांकन करते हैं कि हमने अभी तक हमारे जीवन में किया है। ठीक है, हम हर साल हमारा जन्मदिन मनाते हैं, हम हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बहुत सी जगह केक काटते हैं और करते हैं, बट हम कभी भी इस बात पे जिक्र नहीं करते, कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करते कि मैंने अभी तक मेरे जीवन में 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में हमने ऐसा क्या किया है जिससे कि आने वाले लोग हमें याद रखें। हमें हमारे जीवन का, हमें हमारे कामों का भी मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जरूर करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या सच में वो सही है, और जो हम नहीं कर रहे हैं क्या वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम जीवन के हर क्षेत्र पर मूल्यांकन करते हैं, वैसे ही हम आज जो बात करेंगे विकास नीतियों का एक मूल्यांकन। इस चैप्टर में जो हम लोग बात कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों देशों की इंडिया के साथ जो तुलना है, कंपैरिजन है, उसकी बात कर रहे हैं कि इन तीनों देशों में जो विकासात्मक जो क्रियाएं हुई हैं उनका अनुभव जो है उसमें तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि चीन में कैसे हुई, पाकिस्तान में कैसे हुआ, इंडिया में कैसे हुआ। तो इंडिया का तो जो है हमने पूरा इस किताब में पढ़ा ही है। अभी तक इस चैप्टर से पहले जो भी पढ़ा सब कुछ इंडिया का था कि ये नीति अपनाई, ये नीति नहीं अपनाई, ये ऐसा करा, वो वैसा करा, ये सब कुछ। अब हमें जो मेन फोकस है वो इन दो देशों पर, चाइना और पाकिस्तान पे करना है। तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में सकल उन लोगों की जो विकास पथ है वो कैसे शुरू हुआ वो जाना। हमने देखा कि तीनों देशों ने लगभग एक साथ ही विकास की यात्रा पर शुरुआत करी है। भारत पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होते हैं, चाइना जो है 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना करता है। तो एक साथ ही विकास का जो पथ है वो शुरू हुआ है, हमने ये जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि सकल घरेलू उत्पाद और उसके क्षेत्रक में किस देश का कितना पलड़ा भारी है, चाइना का कितना है, पाकिस्तान का कितना है, भारत का कितना है, ये जाना। मानव संकेतकों पर हम लोगों ने चर्चा करी, जनांकीय संकेतक जो है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर से उन पर चर्चा करी, किसकी जनसंख्या ज्यादा है, किसकी जनसंख्या घनत्व ज्यादा कम है, किसकी प्रजनन दर जो है वो ज्यादा कम है, इन सभी पर हम लोग चर्चा करके आ चुके हैं। और अब हमने ये बात भी बड़े अच्छे से जानी है कि तीनों ही देशों ने शुरुआत में जो विकास का रास्ता अपनाया था, डेवलपमेंट का जो रास्ता अपनाया था, वो एक जैसा ही अपनाया था। वो क्या था? समाजवादी रास्ता था कि भैया योजना आयोग बनेगा, वो पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आएगा, 5 सालों के हम लोग टारगेट लेंगे और उन टारगेट के अनुसार हम लोग काम करेंगे। और कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था का सा नाम देकर के समाजवादी के रूप में तीनों देशों ने कार्य करा है। परंतु ये बात भी है कि तीनों ही देशों ने बाद में जाकर करके अपनी जो आर्थिक सुधार है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे हैं, जिसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो चाइना की हुई। चाइना ने 1978 में करा, 1978 में करा, फिर पाकिस्तान ने करा 1988 में करा, 1988 में करा, और फिर इंडिया ने करा 1991, 1991। तीनों ने आर्थिक सुधार भी करे।
अब जो इन तीनों ने आर्थिक सुधार करे, तो आर्थिक सुधारों से पहले जो विकास की नीतियां थी वो, और आर्थिक सुधारों के बाद जो विकास की नीतियां तीनों सरकारों की रही हैं, उनकी चर्चा आज हमें करनी है। जो यहाँ पे सुधारों के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिले, उससे पहले क्या स्थितियां थी, वो जानना हमारा आज का लेक्चर है। हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं कि जो नई नीतियां आई हैं, जो आर्थिक सुधार तीनों देशों ने करे हैं, वो ज्यादा बेहतर थे या पहले की कंडीशन थी वो ज्यादा बेहतर थी। तीनों देशों को क्यों आर्थिक सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्या कहीं से दबाव था या जो देश की स्थितियां हैं वही ऐसी थी, ये आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। चाइना और पाकिस्तान की जो विकास नीतियां उनका इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि भारत की नीतियों को तो हम पूरी किताब में पढ़ते हुए आ ही रहे। तो विकास नीतियां है, ये अपना लास्ट लेक्चर है इस बुक का भी और इस चैप्टर का भी। फिर ये अपनी बुक और चैप्टर पूरी कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसके बाद अपन कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इस बुक के चैप्टर्स के अपन वन शॉट बनाए, जिससे कि आप 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। पर प्रयास करेंगे, अभी ऐसा नहीं है आप कल से डिमांड करने लग जाओ, लाओ सर इस किताब के तो वन शॉट ला दो, समय लगता है। और टोटल वैसे पहले 2023-24 के हिसाब की बात ना करूँ, पहले की बात करूँ तो 10 चैप्टर्स में से हुआ करते थे, जो कि 2 अब NCERT ने हटा दिए। अपन उन 2 के वन शॉट्स नहीं बनाएंगे बेटा, अपन 8 जो अभी चल रहा है कोर्स में उसी के ही वन शॉट्स बनाएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज इसका लेक्चर। सामान्यतः ये देखा जाता है कि किसी देश की विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। देखो, अब इस बात को समझिए, क्या कह रहे हैं कि देखा जाता है कि किसी देश की जो विकास की नीतियां होती हैं, जो डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज अपनाई जाती है, वो अपने देश के विकास के मार्गदर्शन के रूप में, सीख मतलब हम कहीं से क्या यार ऐसा करा है तो ऐसा ही है, नहीं करना चाहिए, सीख जाते हैं ना हम कहीं से। तो अब क्या होता है कि जो विकास के नीतियों के लिए मार्गदर्शन मानते हैं हमारी विकास नीतियों को, जैसे फॉर एग्जांपल 1991 में जब आर्थिक सुधार करे गए, तो जो पहले विकास के लिए नीतियां अपनाई गई थी उनसे हमने कुछ सीखा, कुछ हमारा मार्गदर्शन हुआ कि यार नहीं, ये जो नीतियां है ना सही नहीं है, ये हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन रिजर्व है उसको कम हो गया है, और वर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं हम थोड़े से अलग हो जाएंगे, नीतियां काम नहीं। तो मतलब हमने जो पहले किया उसमें जो अच्छाई थी उस अच्छाई को लिया कि नहीं देखो, सरकार का गरीब जनता के प्रति जो दायित्व है वो बना रहना चाहिए, सरकार पूरा मार्केट भी प्राइवेट को ना सौंप दे, ये जो चीज़ें हैं वो हमने वहाँ से सीखी। और ये देखा कि नहीं यार, जैसे फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है, वर्ल्ड से भी हम दूर होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो बुराई अच्छाई दोनों हमारे पहले की चीज़ों से सीखते हैं, ये सीधा सा एक बार आप विकास नीतियों को साइड में रखो। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आज आपने पहले कोई निर्णय लिया होगा, डिसीजन लिया होगा, उस डिसीजन वो आपको आगे यार मैंने वो डिसीजन लिया था वो गलत था, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, अब ऐसा करते हैं। हम हमारे जीवन में सीखते हैं ना, इंसान 2 जगहों से सीखता है बेटा, 2 तरीकों से सीख सकता है। पहला तो जब किसी ने गलती करी है और वो आपको बता रहा है कि यार ये मत करना, महंगी पड़ेगी, ऐसे मतलब दूसरे की गलती से ही हम अनुभव ले ले। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि नहीं, ट्राई करते हैं, चलते मतलब खुद ठोकर खाएंगे ना तभी पता लगेगा कि हाँ यार ठोकर खाने के बाद पैर पे चोट लगती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, देख लेते हैं यार वो वहां से जा रहा था, पत्थर पड़ा था और पत्थर पे चोट गिर के लग गई, तो सीख जाते हैं, पर उधर वाले रास्ते से नहीं जाते हैं। तो हम या तो दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं या फिर हम खुद अनुभव करके सीखते हैं। तो इसी प्रकार से अगर देश में जो पहली नीतियां चली हैं, विकास नीतियां, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है कि उन नीतियों में जो अच्छाई थी उनको आज कंटिन्यू करें, और जो बुराइयां थी उन नीतियों को में अब बुराइयों को दूर करा जाए। तो इसी प्रकार से बात कही गई कि जो भी विकास नीतियां होती है वो अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन और सीख के रूप में काम करती है। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा जा सकता है। अब विश्व के जो विभिन्न भाग हैं, अलग अलग देशों में आप देखेंगे कि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, रिफॉर्म जो प्रोग्राम से वो चलाए गए। और ये जो सुधार के जो कार्यक्रम है, जो आर्थिक सुधार हमें देखने को मिलते हैं हर जगह से, इन आर्थिक सुधारों के पश्चात, मतलब इन आर्थिक सुधारों के बाद ही ये विशेष रूप से देखा जाता है कि जो हमारी विकास नीतियां थी उनको मार्गदर्शन के रूप में, सीख के रूप में माना गया कि हमें ऐसा कुछ सीख सबक ले लेना चाहिए। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी सफलताओं तथा विफलताओं के मूल कारणों को समझें। अब जो अपने पड़ोसी देश हैं उनकी आर्थिक सफलताओं से अगर हमें सीख ग्रहण करनी है, अगर हमें सीखना है, तो ये आवश्यक है कि हम उनकी सफलताओं और जो विफलता है उसके मूल कारणों को समझें कि वो सफल हुए तो हुए क्यों और वो विफल हुए तो हुए क्यों। ठीक है, ऐसा ही अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो सफल हो रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि वो सफल हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा क्या था कि उसकी सफलता थी। और अगर कोई व्यक्ति विफल हुआ है तो हुआ क्यों है, वो हमें जानना जरूरी है। मैं पर्सनली अपने जीवन में एक चीज में मानता हूं, मैं देखो ना ज्यादा मैं सफल हूं और मैं खुद को सफल मानता भी नहीं हूं, जीवन में बहुत कुछ करना है और गुरुदेव की कृपा बनी रहे। पर एक चीज मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, बहुत जरूरी है।
पर जीवन में इतना मैं महसूस करता हूं कि निरंतरता जो होती है ना, कंसिस्टेंसी जो होती है, अगर हमें वो नहीं है ना तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। आपने मांझी का तो नाम सुना ही होगा, जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था, ठीक है, बिहार में। वो व्यक्ति अगर एक दिन 24 घंटे लगातार लग करके पहाड़ तोड़ता ना तो नहीं टूटता, पर वो डेली एक टाइम पर आता था और एक टाइम तक लगातार पहाड़ तोड़ता, उसमें निरंतर था, डेली जाता था, डेली जाता था, डेली जाता था, और उसने पहाड़ तोड़ के दिखाई दिए। मतलब हार्ड वर्क से भी ज्यादा अगर कोई जीवन में जरूरी है ना, वो निरंतरता जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। निरंतर वो काम होता रहे ना तो वो काम कब हो जाता पता नहीं चलता। तो कंसिस्टेंसी है ना बच्चों, वो बहुत जरूरी है। तो आप जितने भी जो सफल व्यक्ति अगर आप देखते हैं, आप सब में एक चीज है कि निरंतरता है, और विफलता वालों में यह है कि उन्होंने निरंतरता नहीं रखी। उन्होंने एक साल बहुत मेहनत करी पर फिर बाद में बस विश्वास तोड़ दिया। नहीं, पर वो जो कर रहे हैं ना वो लगातार डेली डेली डेली, चाहे छोटे प्रयास में कर रहे हैं पर वो डेली कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप 11th में पढ़ रहे हैं इस बुक को या 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, निरंतर आप टाइम फिक्स करके 2 घंटे 3 घंटे मुझे इतना पढ़ना है, डेली पढ़िए। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, वो सब्जेक्ट का 2-3 घंटे का कंटेंट होना ही चाहिए। एक दिन 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि हम डेली 2-2 3-3 दिन पढ़ लें, 2-2 3-3 घंटे पढ़ ले। दैट्स टू मच बेटर डेली पूरा 24 घंटे पढ़ने से। तो निरंतरता मैंने देखी है, जो सफल व्यक्ति है ना उनमें निरंतरता जो होती है, जो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो बड़ी जरूरी है। और मैं जीवन में खुद भी प्रयास करता हूं कि एक ऐसी कंसिस्टेंसी मेरे जीवन में भी हो। और एक एज अ टीचर, आपका टीचर और एक बड़े भाई होने के नाते मैं ये भी कहता हूं कि आप कुछ करो या मत करो, पर जीवन में जो भी काम कर रहे हो उसमें निरंतरता अपनाने की कोशिश करो कि साहब जो काम मैं कर रहा हूं मैं डेली करूंगा, निरंतर करूंगा। मैं पढ़ रहा हूं आज, मैं डेली 2-2 घंटे पढ़ूंगा। मैंने आज से कोई जैसे योगा शुरू करा है या ये चीज शुरू करी, मैं डेली करूंगा। 1 महीने 2 महीने, भाई अब डॉक्टर भी क्या कहता है, ये दवाई दिन में 2 बार, सुबह और शाम, 2 महीने के लिए लेना, ठीक हो जाओगे। अब मैंने हिसाब लगाया, एक सुबह एक शाम, मतलब महीने की 60 गोली, 2 महीने बोला 120 गोली। तो मैं एक काम करता हूँ, 60 गोलियां तो सुबह ले लेता हूँ आज की आज, और 60 गोली शाम को ले लूंगा, आज ही ठीक हो जाऊँ। पागल हो क्या भाई? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। वो तो आप 2 महीने तक रेगुलर सुबह शाम गोली लोगे तो ही ठीक हो। तो निरंतरता जो है ना बेटा, कंसिस्टेंसी जो है ना, वो बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि आर्थिक सफलताएं जो देश, हमारे पड़ोसी देश में सफल हुए हैं, विफल हुए, उनके मूल कारणों को जानेंगे। पर अगर आप किसी व्यक्ति की सफलता विफलता को देखोगे ना, तो मैं जरूर नहीं कहता कि हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा, पर मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सफल व्यक्ति हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो निरंतरता के कारण हुए, कंसिस्टेंसी के कारण हुए। तो आप डेली काम करो, जो भी काम करो ईमानदारी से करो। डेली 8 घंटे नहीं, 2 घंटे तो, पर ईमानदारी से आप दीजिए। आप डेली ईमानदारी से अगर पढ़ना शुरू कर देंगे, डेली टाइम देना शुरू करेंगे, निरंतरता अगर जीवन में आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है बेटा। ओके, यह भी आवश्यक है हम उनकी रणनीतियों के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और विभेद करें। विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं। आइए सुधार कार्यक्रमों के आरंभ को हम संदर्भ बिंदु के रूप में ले लें। देखिए, अब आवश्यक है कि जो उनकी रणनीतियां है, जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की जो रणनीतियां, उनके विभिन्न चरण, मतलब जो अलग अलग स्टेप्स में उन्होंने अलग अलग नीतियां अपनाई हैं, उनके बीच में अंतर और विभेद करें, तो डिफरेंस करें कि पहले चरण पे उन्होंने क्या करा, फिर बाद में क्या करा, किस प्रकार से कब ग्रोथ हुई, कब वो डाउन गए, फिर हाई गए, ये वाली चीज समझे। और विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं, और हर देश जो अपनी विकास की जो प्रक्रिया है, उस प्रोसीजर को वो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से पूरा करता है। जैसे कोई पहले कभी कोई नीति अपना लेगा, कभी कोई सोचेगा इस वाले सेक्टर पर ज्यादा पैसा खर्च करके इसको आगे बढ़ाया जाए, तो अलग अलग प्रकार से पूरा करते हैं। अब ये कहते हैं कि सुधार कार्यक्रमों का जो आरंभ हुआ है, ठीक है, सुधार कार्यक्रमों का जो आरंभ हुआ, कब हुआ है? 1978 में चाइना में, 1978 इन चाइना एंड 1988 इन पाकिस्तान। ये जो आरंभ हुए ना, इन आरंभों को हम संदर्भ बिंदु, मतलब वहां से हम एक पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट से फिर हम लोग तुलना करेंगे कि बिफोर और आफ्टर की क्या कंडीशन थी। ठीक है ना, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई बिफोर कोरोना हमारी ये लाइफ थी और आफ्टर कोरोना ये हमारी लाइफ है। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे BC और AD, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जेसस क्राइस्ट से पहले ये वाला टाइम और जेसस क्राइस्ट के बाद वाला ये टाइम। तो हम बिफोर आफ्टर, तो हमने एक क्या है पॉइंट तय कर लिया कि इस पॉइंट से हम पहले और बाद का मापेंगे। तो पहले और बाद का क्या है, जो सुधार हुए हैं, उस सुधार से पहले क्या स्थितियां थी और उन सुधार के बाद क्या स्थितियां हैं, वो हम लोगों को जानना। तो हमने इसको एक पॉइंट बना लिया है। और जैसा भी मैंने आप लोगों को कहा निरंतरता, तो आप आज से ही जीवन में एक काम करें कि हाँ साहब मुझे 2 घंटे काम करना है, बस
डेली आप महीने भर इस निरंतरता पे चलेंगे, फिर देखना कि आप में बिफोर जो कंसिस्टेंसी थी वो क्या था और आफ्टर कंसिस्टेंसी में क्या बदलाव आते हैं वो आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि सुधार का कार्यक्रम आरंभ चीन में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 और भारत में 1991 में हुआ। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि जो सुधार कार्यक्रम है सबसे पहले कहाँ शुरू हुए, चीन में हुए 1978 में, उसके बाद पाकिस्तान में हुए 1988 में और फिर भारत में हुए 1991 में। तीनों के जो सुधार के ईयर हैं, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के जो ईयर हैं, तीनों के आपको याद होने चाहिए, 1978, 88 और 91। ठीक है, 3 साल। ठीक है, CPI, ठीक है, CPI जैसे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, साम्यवादी दल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आप याद तो रख सकते हो, इस ऑर्डर में था CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले किसने सुधार करे, चाइना ने सुधार करे, फिर पाकिस्तान ने करे और फिर इंडिया ने करे। तो अब आपको इंडिया का तो याद होगा ही 1991 में। ठीक है, चाइना का याद कर लो भाई 78 में, और चाइना के 10 साल बाद पाकिस्तान ने वो सुधार अपना लिए। आइए सुधार पूर्व और सुधार पश्चात अवधि में उनकी उपलब्धियों और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन करते हैं। तो अब हम लोग क्या है कि जो सुधार है तो ये क्या है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, सुधार, तो सुधार से पूर्व मतलब सुधार से पहले क्या स्थिति थी, जैसे मैं चाइना की बात करूं, सुधार कब हुआ 1978, तो 1978 से पहले क्या स्थिति थी और उसके पश्चात में क्या है। इस समय 1978 से पहले और उसके बाद में इनकी उपलब्धियां क्या है, इन्होंने क्या उपलब्ध करा है और इनकी जो विफलता है, ये विफल जो कहीं कहीं पर हुए हैं तो ये विफल क्यों हुए, ये तो उपलब्धियां भी हम जानेंगे और विफलताएं भी जो है वो भी जानेंगे। मतलब जो सुधार वाला टाइम पीरियड है उस सुधार वाले टाइम पीरियड को हम एक पॉइंट बना रहे हैं और उस पॉइंट से पहले और बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो किससे करेंगे, चीन से। चीन ने संरचनात्मक सुधारों को 1978 में क्यों प्रारंभ किया, सबसे पहला सवाल तो 1978 में क्यों प्रारंभ कराई। जो संरचनात्मक जो सुधार है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की जो बात आई है, रिफॉर्म करने की बात आई है, इनको 1978 में चाइना ने क्यों सुधार करे, आइए जानते हैं। चीन को इन्हें प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई बाध्यता नहीं थी जैसे कि भारत और पाकिस्तान को थी। देखो, अब जब चाइना 1978 में सुधार कर रहा है तो उस पर किसी वर्ल्ड बैंक ने दबाव नहीं बनाया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दबाव नहीं बनाया जैसा कि भारत और पाकिस्तान पे बना है। देखिए भारत के पास भी क्या था ना कि फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुका था भाई, फॉरेन का पूरा जो रिजर्व है वो खत्म हो चुका था। लोन जो चुकाने थे तो वो कैसे चुकाए, अब लोन चुकाने के लिए अगर हम पैसा IMF से, वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी नीतियों में सुधार करिए, आप अपनी जो पॉलिसीज है उनमें सुधार करिए, तब हम आपको पैसा देंगे। तो भारत और पाकिस्तान पर तो वर्ल्ड बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव हुए हैं और कुछ स्थितियों को देखते हुए भारत ने खुद ने भी अपने परिवर्तन करे, तो पर चाइना पर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर चाइना ने सुधार करे तो करे क्यों, वो जानना है। चीन के तत्कालीन नए नेता माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक संवृद्धि और देश में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे। देखो एक्चुअल में 2-3 चीजें समझो। पहली बात तो क्या था, जो माओ का शासन था ना, माओ का शासन पूरा का पूरा एक प्रकार से समाजवादी शासन था। मतलब आप कह सकते हैं कट्टर जो समाजवादी साम्यवादी शासन होता है वैसा शासन था कि भैया एक पिन भी जो बनाएगी वो सरकार बनाएगी, सरकार के द्वारा ही तय होगा। खेतों का सामूहिकीकरण कर दिया गया, कम्युन सिस्टम बनाया गया, खेतों को जोड़ दिया गया और उसमें उत्पादन करेंगे सारे के सारे। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत कहा गया कि घर के जो पीछे की साइड है वहां पर उद्योग लगाए जाएंगे। तो अनेकों नीतियां माओ के द्वारा चलाई गई और पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में रखा गया। परंतु ये जो माओ की नीतियां हैं ये माओ के बाद आने वाले नेताओं को पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई, क्योंकि माओ के समय में धीमी आर्थिक संवृद्धि, इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुई वो बहुत धीमी हुई। जितनी तेजी से चाइना की ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी तेजी से चाइना की ग्रोथ नहीं हुई। तो जो नेता आए माओ के बाद बोले यार ये जो वाला है ना सिस्टम सही नहीं। दूसरा, आधुनिकीकरण के अभाव में, आधुनिकीकरण के अभाव, मॉडर्नाइजेशन की कमी थी। मतलब जब ये देखते हैं कि जो पूंजीवादी देश है वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, एक नया ही उनके पास हर चीज मॉडर्न है, हम पुरानी चीजों का ही प्रयोग करते जा रहे हैं, तो आधुनिकीकरण का भी अभाव है, कमी है। तो इन चीजों को लेकर के नए नेता संतुष्ट नहीं थे। तो पहला तो हम कह सकते हैं कि जो माओ का मॉडल है ना वो फेल हो गया, माओ का मॉडल सफल नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि चाइना के जो रिलेशंस है रशिया के साथ वो बिगड़ गए थे, रिलेशन विथ USSR और आज का अगर मैं कहूं रशिया।
इसके साथ धीरे धीरे रिलेशंस खराब होते गए। तो जैसे जैसे रिलेशंस खराब होते गए, तो जब एक के साथ रिलेशन खराब होता है तो व्यक्ति दूसरे की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पर चाइना के जैसे ही रशिया के साथ रिश्ते खराब होते हैं, सोवियत संघ यूएसएसआर के साथ रिश्ते खराब होते हैं, वैसे ही चाइना का झुकाव अमेरिका की तरफ हो जाता है। चाइना की, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो चाइना की यात्रा करते हैं, वहां मिलते हैं जुलते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमेरिका के कांटेक्ट में आने के बाद चाइना का ये बना कि हाँ साहब हमें पूंजीवाद ही अपनाना है। तो यहाँ एक तो माओ का समाजवाद का फेल होना और रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ, जो कि सबसे बड़ा समाजवादी साम्यवादी देश था, संघ था, उसके साथ रिश्ते खराब हो जाने के बाद कहीं ना कहीं चाइना खुद को महसूस करता है कि हमें मदद ही लेनी चाहिए और आराम से धीरे धीरे करते करते अपने मार्केट को ओपन कर ही देना चाहिए। मेन कारण आप मान सकते हैं कि जो माओ है उसके समय में धीमी आर्थिक संवृद्धि रही और आधुनिकीकरण का अभाव रही। जब आप क्लास 12th में आएंगे और क्लास 12th में अगर पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है, आप इन चीज़ों के बारे में और भी बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। माओ को जो है, एक व्यक्ति है माओ और एक जो आगे के नेता हैं वो है। तो पॉलिटिकल साइंस में एक कार्टून दिया गया है, तो माओ के हाथ में तो रेड डायरी है, रेड डायरी में हाँ साहब ये सरकार के अंडर में, ये सरकार के अंडर में, ये सरकार के अंडर, और जो आगे व्यक्ति है जो आगे इन सुधारों को लेकर के आते हैं, वो उन्होंने रेड टाई पहन रखी है। वो क्या दर्शाता है कि एक के पास रेड जो डायरी है वो समाजवाद का प्रतीक है और एक पास रेड जो टाई है वो हाँ साहब पूंजीवादी, हम खूब पैसा है धंधा। अब देखा कभी जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सूट बूट में ही रहते हैं, तो ये दर्शाया जाता है। उन्होंने महसूस किया कि विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, विदेश प्रौद्योगिकी और उत्पादों तथा पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण से विफल रहा है। तो उन्होंने मानते थे कि जो हमने विकेंद्रीकरण नहीं करा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करा, मतलब एक लोअर लेवल तक हम लोग नहीं लेकर के गए, वो गलत है। जैसा कि आप कक्षा 10 में पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, संघवाद वाला चैप्टर, तो उसमें विकेंद्रीकरण में पढ़ा था। आत्मनिर्भरता, हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए, हमारे हर किसी ना किसी वस्तु के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना ही पड़ता है, तो आत्मनिर्भरता नहीं हुई। विदेश प्रौद्योगिकी, हमें जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी है उसको हम नहीं अपना रहे, और विदेश उत्पादों और पूंजी का जो हम बहिष्कार कर रहे हैं, ये क्या है, गलत है, और इससे क्या हो रहा है, विफलता ही मिलती जा रही है। व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों के बाद भी 1978 में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था जितना 1950 के दशक के मध्य था। देखिए, अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कृषि में और सुधार करने के लिए उन्होंने व्यापक भूमि सुधार करे माओ के समय में, सामुदायिकीकरण करा कि साहब ये सब मिलकर करके ही लैंड चलाएंगे, इसी पर उत्पादन होगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ। इन सब के बावजूद भी जो उत्पादन, अन्न का उत्पादन उतना ही था 1978 में जितना कि 1950 के दशक में था। मतलब 28 सालों में जो जितना प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ने की डिमांड थी उतनी नहीं हो पाई, तो फिर ऐसी पॉलिसी ठीक नहीं लगी आने वाले नेताओं। यह भी देखा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आधारिक संरचना की स्थापना किए जाने के फलस्वरूप भूमि सुधारों, दीर्घकालिक विकेंद्रीकरण योजनाओं और लघु उद्योगों से सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। अब देखो, यह भी देखा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आधारिक संरचना की स्थापना, आधारिक संरचना का मतलब क्या है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि अच्छी सुविधाएं वहां पर मिले, उन चीजों के फलस्वरूप भूमि सुधार, दीर्घकालिक योजना और लघु में इनसे सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। मतलब इस बात, देखिए अपन ने क्या कहा है कि जो भी हुआ है उसमें हम सफलता असफलता दोनों की चर्चा करेंगे, सफलता विफलता की दोनों की चर्चा करेंगे। माओ का जो मॉडल था, माओ का मॉडल आधुनिकीकरण का अभाव है, माओ का मॉडल धीमी आर्थिक संवृद्धि को दर्शाता है, माओ का मॉडल बेहतर पूंजीगत हमें नहीं बनाता, हाँ उत्पादन नहीं बढ़ाता है, पर उस मॉडल में कुछ अच्छी बातें थी कि शिक्षा स्वास्थ्य में आधारिक संरचना स्थापित हुई है, भूमि सुधार जो हुए, ये सब कुछ, इनसे लघु उद्योगों में थोड़ा तो सामाजिक और आय जो संकट है उनमें निश्चित रूप से सुधार हुआ है, थोड़ा बेटरमेंट हुआ है। सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था। अब देखिए, सुधारों के प्रारंभ होने से पहले, मतलब 1978 से पहले ही, 1978 से पहले अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स होना या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना, वहाँ डॉक्टर्स का होना, ये बुनियादी जो स्वास्थ्य सेवा है उनका बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था, वो काफी अच्छे स्तर पर फैल चुकी थी। मतलब माओ के मॉडल में हेल्थ और एजुकेशन पे अच्छा फोकस करा गया है, हेल्थ और एजुकेशन हर क्षेत्र तक पहुंची है, और समाजवाद का ये एक बहुत अच्छा गुण होता है कि वो समाज के पिछड़े तबके के लिए, वर्ग के लिए काम करने के लिए बड़ा डेडिकेटेड होता है, इसलिए वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे काफी खर्चा भी करते हैं। तो माओ के मॉडल में अच्छी बात है कि सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो सुधार, आर्थिक सुधारों से पहले ही कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो चुकी थी। ये जो तस्वीर दिखाई गई वो शिक्षा के दर्शाते हुए दिखाई गई।
कम्युन व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों का अधिक समतापूर्ण वितरण था। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि प्रत्येक सुधार के पहले छोटे स्तर पर लागू किया गया और बाद में उसे व्यापक पैमाने पर लागू किया गया। अब जो कम्युन व्यवस्था थी, उस कम्युन व्यवस्था में क्या था कि साहब ये आपका खेत, ये आपका खेत, ये आपका खेत, ये आपका खेत, चलो सब हट जाओ और ये पूरा एक खेत हो गया, इस पूरे खेत में मिलकर के उत्पादन करो। तो अब इससे क्या हुआ कि जो खाद्यान्नों का जो अधिक समतापूर्ण रूप से वितरण हुआ, अच्छे तरीके से वितरण हुआ है, इक्वलिटी में वितरण, आपको इतना चाहिए, आपको इतना चाहिए, आपको इतना चाहिए, उतना बांटना। देखो अब आपको ऐसा नहीं है कि आप माओ के पूरे सिस्टम को फेल ही कह दोगे, नहीं, फेलियर गलत। उसकी जो अच्छाई है वो अच्छाई भी गिनाओगे और कमियां हैं वो भी गिनाओगे, ठीक है। तो अच्छाइयों में ये भी एक समतापूर्ण वितरण हो रहा है खाद्यान्न का। ये कहते हैं कि प्रत्येक सुधार के पहले, देखो अब जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि जब चाइना ने सुधार करना शुरू करा तो धीरे धीरे करा है, ठीक है ना, धीरे धीरे करा। धीरे धीरे कैसे कि पूरा एक साथ सिस्टम चेंज नहीं करा कि हाँ पहले तक ऐसा चल रहा था और अब ऐसा हो गया, नहीं, पहले ये चीज फिर धीरे से ये चीज, थोड़ा सा इसमें बदलाव करा। पहले कम्युन सिस्टम था, इतना था, इन इलाकों में कम्युन सिस्टम को हटा देते हैं, फिर थोड़ा सा उधर, धीरे 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 बदलाव लेकर के आए हैं। विकेंद्रीकृत शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता या विफलता का आकलन किया जा सका, ठीक है। और फिर आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक आधार पर क्या सफलता हुई, क्या विफलता हुई, वो उनका आकलन किया जा सका। उदाहरण के लिए जब छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दिए गए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बन गए। इसके फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों के अपूर्व विकास की स्थिति बनी और आगे और सुधारों के लिए मजबूत आधार बन गया। देखो अब जब छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दे दिए गए, कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भूखंड है, छोटा छोटा एरिया है, लोगों को दे दिया, अब आप इस पर आप उत्पादन करो, पर वो उत्पादन करने के लिए ही दिया गया है, उत्पादन किया। अब उत्पादन करने का और उससे जो भी आय प्राप्त होती थी वो किसान रखता था। तो इससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति है, कुछ लोग काफी समृद्ध बन गए और सरकार के पास भी जब ज्यादा धन आने लगा तो अब वो क्या है, वो धन उद्योगों के लिए काम आने लगा कि ग्रामीणों में हम क्या है, उद्योगों का विकास कर सके। विद्वान ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं कि चीन में सुधारों के कारण किस प्रकार तीव्र संवृद्धि हुई है। जैसे कि एक उदाहरण दिया कि साहब जब व्यक्तिगत को इंडिविजुअली खेत बांट दिए गए तो उससे इनकम बढ़ी, प्रोडक्शन भी बढ़ा और ग्रामीण उद्योगों के लिए भी तैयारी हुई। तो चीन में ऐसा मानना है काफ़ी विद्वानों का कि सुधारों से काफ़ी तीव्र संवृद्धि हुई है। और मतलब पूरा आज हम देख रहे हैं, आज 2023 में हम खड़े होकर के चाइना को देखते हैं तो चाइना मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। आज दुनिया की दूसरी जो जीडीपी है वो चाइना की है। और देखो एक्चुअल में मैं ऐसा कहता हूँ कि हो सकता है चाइना की नीतियाँ बहुत अच्छी हो पर नीयत चाइना की अच्छी नहीं है, ठीक है। चाइना की नीतियाँ बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी हो सकती है, पर उनकी जो नीयत है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। वो उनकी नीयत हमेशा से एक साम्राज्यवाद वाली सी नीयत है, उसको भी घेर ले, उसको भी खेल ले, उनको कर्जा देकर के गुलाम बना ले, नीयत उनकी ठीक नहीं है, ठीक है। और भारत की नीतियाँ भी ठीक हैं और भारत की नीयत भी ठीक है, ठीक है ना। भारत ने कभी भी अपनी नीतियों से किसी दूसरे देश का शोषण करने की नहीं सोची कि हम उनको गुलाम बना लें, ऐसा कर लें, बिल्कुल। अब चलिए, तो चीन की बात हो गई, अब पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। विद्वान तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई है। अब विद्वानों का मानना है कि जो सुधार प्रक्रिया है उससे पाकिस्तान में सभी संकेतकों में गिरावट आई, सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, इनमें सभी। हमने पिछले खंड में देखा है कि वहां 1980 को दशक की तुलना में जीडीपी और क्षेत्र घटकों की संवृद्धि दर में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। तो हमने ये देखा है कि पिछले की जो पार्ट हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि 1980 के दशक की तुलना में जीडीपी में और जो हर क्षेत्र के जो घटक है उनकी संवृद्धि दर में अभी तक कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है और अब भी हाल फिलहाल 8% है। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत बेकार है। पाकिस्तान मतलब पूरी तरीके से क्या कर्जे में फंस चुका है, वो हर जगह से कर्जा लेकर करके बैठा है और अब तो काफ़ी देश जो है वो कर्जा देने से भी मना कर दिए हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में महंगाई बिल्कुल आप कह सकते हैं आसमान छू चुकी है, ना तो जीडीपी का पता है, ना सेक्टर ग्रोथ का पता है, कुछ भी नहीं। बस अगर ग्रोथ कहीं हो रही है तो वो महंगाई में ही हो रही है, लगातार वो महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो पाकिस्तान, ये जब किताबें बनी हैंगी अपनी, जिस अपन पढ़ रहे होंगे जिस भी एडिशन के अनुसार, उस एडिशन वाले ने जब लिखा होगा उससे भी बेकार कंडीशन में आज पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी में सुधार करना चाहिए और सुधार ला करके थोड़ा ठीक काम करना चाहिए। एक्चुअल में देखो बच्चों क्या होता है, इंडिविजुअली अपन बताते हैं। जैसे मान लो आज मैं हूँ, एक तरफ मैं पैसा उधार लेता हूँ, मैं पैसा किस लिए उधार ले रहा हूँ, मेरे शौक मौज के लिए। साहब मेरे पास दिन की मैं 3 ड्रेसें चेंज करूँ, घर में चमचमाती गाड़ी हो और हो ये हो, इन चीज़ों के लिए पैसा। और मुझे खुद का अपने सोर्स ऑफ इनकम इतना पता नहीं है, पर मैं उधार ले रहा हूँ बस किस लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए। और एक तरफ मैं उधार लेता हूँ, मैंने पैसा लिया, उस पैसे से कोई छोटा सा व्यापार शुरू करा, कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू करा, कहीं ना कहीं पैसा मैंने निवेश करा है, मतलब वहाँ से मुझे और पैसा मिलेगा। तो ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, आप बोलोगे सर दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर, क्योंकि खुद की जो आय इतनी अच्छी हो जाएगी तो अपन शौक मौज तो हमेशा जिंदगी में कर ही लेंगे। तो अब एक तरफ जो व्यक्ति
सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा लेता है तो वो तो कर्जे में डूबेगा ही डूबेगा भी है। और एक अगर उस पैसे को कोई निवेश करके पैसे से पैसा बनाना चाहता है तो फिर वो पैसे के कर्जे में नहीं डूबेगा। पाकिस्तान की यही स्थिति है। पाकिस्तान पैसा उधार ले रहा है पर वो जीडीपी को बढ़ाने पे लिए नहीं ले रहा, वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए नहीं ले रहा है। वो वहाँ की जो बेसिक जरूरतें हैं बस वो जरूरतें पूरी हो जाएं और जो उनकी इच्छाएं वो इच्छाएं चलती रहें। बाकी ग्रोथ जो होनी चाहिए उस ग्रोथ के लिए उद्योगों पे पैसा खर्च करे, निवेश करे और करे, उन चीजों पे लिए पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहा। यदि भी पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़े बहुत सकारात्मक रहे हैं परंतु पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करने वाले ये संकेत देते हैं कि वहां निर्धनता बढ़ रही है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो डेटा निकाला जाता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा उसमें देखें तो पाकिस्तान में गरीबी रेखा इतनी नहीं है, मतलब सकारात्मक है, पॉजिटिव है। परंतु अगर पाकिस्तानी सरकार की माने तो वहां पर निर्धनता बहुत ज्यादा है और बढ़ भी रही है, अब तो लगातार बढ़ रही है। 1960 के दशक में निर्धनों का अनुपात 40% था जो 1980 के दशक में गिरकर 25% हो गया और हाल के दशकों में पुनः बढ़ने लग गया। 1960 के दशक में देखें निर्धनों की संख्या कितनी थी, 40% थी। 1980 के आसपास 25% थी और अब तो देखें तो वो वापस लगातार गरीबी रेखा जो है बढ़ती जा रही है, गरीबों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। विद्वानों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में संवृद्धि दर की कमी और निर्धनता के पूर्ण आविर्भाव के ये कारण बताएं। देखो अब विद्वानों ने जो है पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था में संवृद्धि दर जो कम है और ये वापस से निर्धनता आ रही है उसके दो कारण बताएं, आइए देखते हैं। पहला, कृषि संवृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर अच्छी फसल पर आधारित था। जब फसल अच्छी होती थी तो अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती थी और फसल अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्तियां दर्शाते थे। देखो अब एक्चुअल में क्या है, इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो रोल है, अब कृषि के लिए क्या था, पूर्ण रूप से वो सिर्फ और सिर्फ फसल पे निर्भर थे। फसल अच्छी हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, खराब हो गई तो बिल्कुल खत्म हो गया। उन्होंने कृषि संवर्धन के लिए कोई काम नहीं करा कि किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ कर सकते हैं। खाद्य पूर्ति जो है फूड सप्लाई उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे भारत में जब खाद की समस्या हुई 1965 के दौर में तो हमने हरित क्रांति चला करके खाद की पूर्ति करी, ठीक है, फूड सप्लाई को बढ़ाया। तकनीकी परिवर्तन उस समय हम लोगों ने करे ना, हम नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आए, नए HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेकर के आए, उच्च पैदावार वाले बीज लेकर के आए। तो इन्होंने कृषि संवर्धन, खाद पूर्ति, तकनीकी परिवर्तन, संस्थागत प्रक्रियाओं पे इंस्टीट्यूशन हमने ऐसे खोले। हमने एग्रीकल्चर के लिए इंस्टीट्यूशन खोले, बच्चों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेगी और किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे भारत ने खर्चा करा है, परंतु पाकिस्तान ने इन चीजों पे संस्थागत प्रक्रिया पे आधारित नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी फसल पे था कि अच्छी फसल हो गई तो गुड और बेकार हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकट को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा था। विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक है और यह जानना आवश्यक है कि इसे कैसे अर्जित किया जाता है। देखो हमें सबको पता है कि अपने भुगतान संतुलन का मतलब होता है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP इसको कहा जाता है। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आप नेक्स्ट ईयर मतलब क्लास 12th में आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो भुगतान संतुलन को कंट्रोल करने के लिए हमने IMF से पैसा लिया, विश्व बैंक से पैसा उधार लिया। देखिए अब उधार लेना कोई बुरी बात नहीं, हर व्यक्ति लेता है और हर देश लेता है और बड़ा से बड़ा अमीर से अमीर व्यक्ति भी लेता है। तो विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य घटक है, वो लेगा, विदेशी मुद्रा उसको चाहिए। क्योंकि देखो जनरली क्या है कि हम जो भी चीज खरीदते हैं ना उसका पेमेंट होता है डॉलर में, और हम जो किसी चीज को जो चीज बेचते हैं उसका वो पेमेंट करती है डॉलर में। तो अगर आज मेरे पास, मैं जैसे मान लीजिए अगर जो आज हमारे देश की सरकार है उसको कोई चीज खरीदनी है तो खरीदने के लिए उसके पास डॉलर होना चाहिए। और वो डॉलर आएगा कैसे, वो डॉलर दो तरीकों से आ सकता है, या तो हमने कोई सामान बनाया और हमने बेचा तो डॉलर आ गया। दूसरा, उसके अलावा कोई अमेरिका में या जिन जिन देशों में डॉलर चलता है वहां से वो काम कर रहा है और वहां से वो पैसे भेज रहा है तो डॉलर आएगा। और तो कोई सोर्स है नहीं ना, डॉलर तो इसी प्रकार से आ सकता है, बाकी डॉलर कहां से आएगा। तो इसलिए डॉलर आने के लिए सीधा अच्छा तरीका है कि हम उत्पादन को बढ़ाएं, दुनिया को बेचें, वो हमें डॉलर में पेमेंट करें, हमारे पास भी पैसा आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, और फिर हमें कोई चीज चाहिए हम उसको डॉलर देकर के वो चीज खरीद लेंगे। तो ये जानना आवश्यक है कि इसे कैसे अर्जित किया जाता है। यदि कोई देश अपनी विनिर्मित उत्पादों के धारणीय निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ है तो उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो अब कोई भी देश अपना जो विनिर्मित उत्पाद है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, उनको निर्यात कर करके, उनको बेच कर करके अगर विदेशी मुद्रा अर्जित करता तो उसको किसी भी बात की चिंता नहीं है। उसको पता है इतना माल जाएगा और इतना डॉलर अपने पास आएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी।
पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय प्रेषण तथा अति अस्थिर कृषि उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होती थी। देखो अब क्या है, पाकिस्तान में क्या है, जो विदेशी मुद्रा कहां से आ रही है, या तो कोई पाकिस्तान के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनको डॉलर मिल रहा है, विदेशी मुद्रा मिल रही है, वो लेकर के आ रहे हैं, पहला। दूसरा क्या है, कृषि का जो माल था उस कृषि के माल को बेच कर करके आ रही थी। पर अब कृषि पे तो वो खुद फसल पे निर्भर करते हैं कि फसल ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो अब जिस चीज की गारंटी नहीं उस पर वो पूरा व्यापार टिका हुआ है, तो फिर ग्रोथ पाकिस्तान की रुक जाती है। एक और विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने में कठिनाई भी बढ़ती जा रही थी। तो अब एक तो क्या है कि विदेशी ऋण लेने पड़ रहे थे पाकिस्तान को, और दूसरा जो पुराने ऋण हैं वो चुकाने में भी पाकिस्तान की थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ चुकी थी, क्योंकि फसलें खराब हो रही हैं, विदेशों में इतना कुछ ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे जहां से उनको पैसा मिल रहा हो, डॉलर मिल रहा हो। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान अपनी आर्थिक वृद्धि को वापस प्राप्त करने और बनाए रखने में सफल हुआ है, परंतु कुछ पिछले वर्षों में पाकिस्तान फिर सफलता की ओर धीरे धीरे अग्रसर है, पर अभी हाल फिलहाल तो है नहीं। और देखिए पाकिस्तान का अगर डाउन जाने का कोई रीज़न है वो खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सबसे पहले तो जो है डेमोक्रेसी को स्टेबल करना चाहिए, लोकतंत्र को स्टेबल करना चाहिए। देखिए आप ये चीज़ देखिएगा कि कोई भी चीज़ है ना, हर चीज़ अपने व्यक्ति के हाथ में होती है, अपने हाथ में होती है। आज आप अच्छे बनो बुरे बनो वो आपके हाथ में है। इसी प्रकार से देशों का भी होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए 1947 में ही, दोनों पाकिस्तान में ही थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। वह बांग्लादेश 1971 से आज़ाद हुआ, उसके बाद वो कम से कम 10 से 20 साल तक तो वहाँ पर भी लोकतंत्र और सेना के बीच में संघर्ष चलता रहा, परंतु कहीं ना कहीं 1990 के बाद बांग्लादेश में पूर्ण रूप से बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है। और उस डेमोक्रेसी का नतीजा क्या है, आज आप देखो कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में धूम मचा करके खड़ा है। ठीक है, भारत के बाद दक्षिण एशिया में अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस पर है तो वो बांग्लादेश है। श्रीलंका की भी स्थिति काफ़ी डाउन जा चुकी है, पाकिस्तान की भी स्थिति डाउन जा रही है, नेपाल भूटान इतने मतलब वो नॉर्मल है बेचारा, वो ज़्यादा अपना वो नहीं है, ठीक है बढ़िया है, पर बांग्लादेश लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। तो मतलब सेम ओरिजिन कंट्रीज का रहा है, सेम पॉलिसी है, तो फिर क्यों, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर पिछड़ा है, पाकिस्तान पीछे गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसियाँ, उनके सिस्टम में कमी रही है। और लोकतंत्र बड़ा जरूरी है। लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक इच्छाओं के लिए नहीं, पर आर्थिक रूप से भी बहुत बेहतर है। आज अमेरिका सबसे बड़ी जीडीपी है, तो अमेरिका सबसे बड़ी जीडीपी, तो अमेरिका का सबसे सफलतम लोकतंत्रों में से भी तो एक अमेरिका रहा है ना। हाँ चलिए, चाइना का एक उदाहरण आप अपवाद के रूप में ले सकते हैं, पर चाइना के लोग वहाँ की सरकारों से खुश नहीं है, क्योंकि देखो उत्पादन बढ़ाने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लोग भूमिका निभाएंगे। और लोग तभी काम करेंगे जब लोग खुश होंगे। और अगर सरकारें, अब जैसे मैंने बीच में ही सुना था कि शी जिनपिंग का वहाँ पर विरोध हो रहा है और उस विरोध को दबाए जाने की कोशिश हो रही है, पर कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं मीडिया से खबर निकल ही जाती है बाहर, पर विरोध हो रहा है। तो अब ऐसे विरोधों में किस प्रकार से चाइना ग्रोथ कर पाएगा। तो लोकतंत्र बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान को सबसे पहले तो अगर सुधार करना चाहिए तो लोकतंत्र लेकर करके आना चाहिए, और लोकतंत्र में स्थायी सरकारें लेकर के चलती चले, और धीरे 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 काम बढ़ता चलेगा। वार्षिक योजना 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद 5.5% वृद्धि हुई है पाकिस्तान में, जो कि पिछले दशकों की तुलना में सबसे अधिक है। जबकि कृषि क्षेत्र में विकास दर संतोषजनक है, थोड़ा सा संतोष वाली है। अब देखिए 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, तो ये डेमोक्रेसी वाला ही टाइम चल रहा था। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विकास दर 4.9 6.2% से रहा है, और कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक स्थिर एवं सकारात्मक रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं, और बाकी जो उनके समष्टि अर्थशास्त्र सूचक है स्थिर और सकारात्मक रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और चाइना की जो विकास नीतियाँ थी उनकी हमने पूरा डिटेल में हमने एनालिसिस कर लिया। ये जो है इंडस्ट्री के रूप में दर्शाया गया, थर्मल पावर प्लांट होगा, ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है अब तो ठीक है, और पहले सुधारों के बाद इतना बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, पर इट्स ओके, चल रहा है धीरे धीरे। पाकिस्तान चाइना का जो है आर्थिक सुधारों के बाद काफ़ी गजब की संवृद्धि चाइना की हुई है, और पाकिस्तान की में गिरावट क्यों आई वो हमने विशेषज्ञों के अनुसार जान लिया है। तो इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर, हमारा चैप्टर और हमारी किताब ये पूरी कंप्लीट होती है। तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, आज तो किताब हमने एक और किताब कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एशिया आर्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है बच्चों, प्लीज़ उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना।
जल्दी आपको कुछ अच्छी खबरें, अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है जो उस पर मिलेंगी, और वो खुशी इस किताब के ख़त्म होने से भी ज़्यादा बड़ी खुशी होगी। और प्लीज़ आप जुड़िएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।